Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की क्लास मॉक टर्म में टेस्ट जेके हाई कोर्ट जेके पीएससी का हमारा रहने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज की आपकी होने वाली है बिकॉज आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली मैंने, आप बोलते हो कि हमें स्कीम्स के ऊपर अलग से लेक्चर लेके आओ, तो मैंने सेंट्रल स्कीम्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चंस आज 50 टोटल ऐड करे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं डेली जब भी करंट अफेयर्स आपके मॉक टेस्ट में ऐड करूँगी तो अब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उसमें पुट करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारी हर एक सेक्शन की आपके रिवीजन यहाँ पे करवाते हैं और जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकोगे कि हमने यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पीडीएफ्स के साथ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं, फुल लेंथ भी मॉक टेस्ट हमने करे हैं। तो इसी तरह से आपके लिए चैनल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिलती हैं। डेली 10 बजे हम लोग लाइव आते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम करंट अफेयर्स पे करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ लॉन्च्ड पृथ्वी विज्ञान स्कीम। पृथ्वी विज्ञान स्कीम जो है किसने लॉन्च करी है, ये आपके सामने ऑप्शंस पढ़ें और फिर आंसर गेस करें। तो ये स्कीम लॉन्च करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इनिशिएटिव किसका था, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का। टोटल बजट एलोकेटेड है 4797 करोड़ और ये 2021 से 2026 टाइम पीरियड के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। इसका एम है टू एनहांस अर्थ सिस्टम साइंसेज एंड प्रोवाइड क्रूशल सर्विसेज फॉर इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। तो ये आप एम याद रख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम इंट्रोड्यूस्ड। तो ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, 2012, 18, 19 या फिर 23। ऑप्शन पढ़ें और इसका जल्दी से आंसर बताएं। तो ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी 2018 में। ठीक है, और इस स्कीम के अकॉर्डिंगली जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो है आपका जो भी फंड्स आएगा वो बिल्कुल बेनाम होगा। ठीक है, उसका किसी को भी पता नहीं होगा कि ये फंड कहाँ से इनको मिला है। तो इसी वजह से ये स्कीम जो आपके लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे उसके पहले पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा इस पे मुद्दा था। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्कीम आपकी जो है खबरों में थी, तो आपको पता होना चाहिए कब आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री, एक सेकेंड करूँ इसको ठीक, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन, होम या फिर नन। तो ये आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इसका एम है कि इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्स प्रोवाइड करना लर्नर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ विच इन मिनिस्ट्री। तो ये आपकी कौन सी मिनिस्ट्री की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री MOSGA, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। जल्दी से बताएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी मिनिस्ट्री नमस्ते। ठीक है, ये आप याद रख लें। व्हेन वाज द PM श्री स्कीम लॉन्च्ड। PM श्री स्कीम लॉन्च की गई थी, वो कब की गई थी, ये रहे ऑप्शंस, इसको देखें और इसका आंसर बताएं। जल्दी से आंसर देखें। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और जो भी बच्चे, मैं आपको बोलूँ कि अगर आप लोग जो है कल जो मैंने फुल मॉक टेस्ट इन जो है करा था आपका JK SSB अड्डा 614 पे, आपको पता मैं उस चैनल पे भी आपके मॉक टेस्ट करवा रही हूँ और वीडियोस भी करवा रही हूँ डेली। आप वहाँ जाएं, कल क्लास में जो आपका फुल मॉक लेंथ था 80 क्वेश्चन का, वो पेपर जाइए और वो वीडियो को देखें। उसके PDFs भी मैंने आपकी टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ठीक है, तो आप फिर PDFs देख के वो उसको फिर बाद में रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आप जाओ और JK SSB अड्डा 614 पे वो वीडियो देखो। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा आपका कीर्ति प्रोग्राम। तो ये कीर्ति प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये आपको पता चलेगा। पहले बताओ आंसर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट,
रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड अदिति स्कीम, किसने लॉन्च करी है अदिति स्कीम? तो ये आपकी लॉन्च करी है राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। अदिति स्कीम जो है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स, ये लॉन्च करी है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। इसका एम है इनोवेशन बूस्ट करना डिफेंस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और इसके लिए 750 करोड़ जो है एलोकेट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट एलोकेटेड रुपीज डैश करोड़ फॉर नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, कितने करोड़ एलोकेट करे गए हैं फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम के लिए? ऑप्शंस पढ़ें और इसका आंसर दें। तो ये थे आपके 2254 करोड़ जो है इसके लिए एलोकेट करे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड दीनदयाल स्पर्श योजना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है दीनदयाल स्पर्श योजना? यू शुड नो अबाउट दिस स्कीम टू, और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, दीनदयाल स्पर्श योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज मिशन टिल 31 मार्च, कब तक? ये जो स्मार्ट सिटी मिशन था ये अब कब तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है? 2025, 26, 27 या फिर क्या गया 26 दो बार आ गया, तो ये आपका करा गया है 2025 तक स्मार्ट सिटीज मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये आप पढ़ लें और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर का मतलब होता है कि कुछ आपका कंट्रीब्यूशन स्टेट का होता है, कुछ आपका सेंटर का होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं इसमें आपका पूरा का पूरा फंड यानी कि 100% सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्पॉन्सर स्कीम है स्मार्ट सिटीज मिशन, तो ये आप ध्यान रखें। ये लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2015 में। इसका एम था 100 सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करना और उनको कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना, ठीक है। और मोस्ट नंबर ऑफ जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश में है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू शुड नो अबाउट दिस टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्हाट इज द गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर एन एम्प्लॉय हु रिटायर्स आफ्टर एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस? तो ये आप बताइए कि अगर वो एटलीस्ट 10 साल सर्विस में देता है, ठीक है, तो मिनिमम उसको कितनी गारंटेड मिलेगी पेंशन? जो अभी नई स्कीम आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो ये आपकी है 10,000 उनको मिनिमम मिलेगा। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है यूपीएस स्कीम को, और ये आपकी नेशनल पेंशन स्कीम को क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। और ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको एश्योर्ड पेंशन देगी रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। और इफेक्टिव होगी ये 1 अप्रैल 2025 से। तो दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यू जो फाइनेंशियल ईयर लगेगा उस टाइम पे ये आपकी लॉन्च इफेक्टिव हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 12th, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च, कब तक? कब तक ये पीएम कुसुम स्कीम को ये आपकी एक्सटेंड की है गवर्नमेंट ने? 26, 23, 29 या फिर 30? तो ये आपकी 2026 तक आपकी पीएम कुसुम स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। पीएम कुसुम स्कीम जो है ये पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थम महाअभियान, ये इसका नाम है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थम महाअभियान, ठीक है। ये 2019 में लॉन्च किया गया था इसको, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एम था इसका इंस्टॉल करना 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी 2026 तक। प्रीवियस टारगेट इसका 2022 था, लेकिन वो अचीव नहीं होने के वजह से अब ये 2026 तक इसको कर दिया गया है एक्सटेंड।
और इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं, 1 लाख प्लस सोलर पंप इंस्टॉल होंगे आपके पीएम कुसुम स्कीम के अंडर, और मैक्सिमम सोलर पंप्स जो है इंस्टॉल्ड करे गए हैं, 1 लाख जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं अब तक, ये इसके अचीवमेंट है, ठीक है। और मैक्सिमम करे गए हैं आपके राजस्थान में। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट, आपको ये भी पता होना चाहिए। सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो ये आप पढ़ें और इसका सही आंसर बताएं। अब मैं आपको पूछती हूँ, जैसे आज हमने स्कीम्स के ऊपर ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाए, कल की जो क्लास होगी जिसमें आपका मॉक टेस्ट 17 होगा, तो उस पर मैं आपके कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लाऊं, आप मेरे को पर्टिकुलर क्वेश्चन टॉपिक ऐड कर दिया करो कमेंट में। जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उस पर वीडियो में क्वेश्चन लाऊंगी डेली, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर्स हो गया, आपका जनरल करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें इंग्लिश, तो इन तीनों के मेरे को टॉपिक बता दिया करें डेली, मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मॉक टेस्ट लेके आऊँगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और बाकी ये जो कोर्ट रिलेटेड है ये तो मैं डेली लाती ही हूँ, ठीक है, इसमें कोई टॉपिक तो है ही नहीं वैसे। हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है तो इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगी। जल्दी बताइए 13 क्वेश्चन का आंसर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री के द्वारा आपकी सागर परिक्रमा इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। और ये आपका इसका फेज 4 चल रहा है, लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ऑब्जेक्टिव है इसका सी वॉयज ऑर्गेनाइज करना जितने भी कोस्टल स्टेट्स और यूटीज़ है वहाँ पे, और रिसेंटली कंक्लूड कहाँ पे हुई है, ये कर्नाटका में, ठीक है, ये आप याद रख लें। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च संगठन से समृद्धि कैंपेन, तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ये कैंपेन, तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है कैंपेन, संगठन से समृद्धि कैंपेन। और इसके अंडर जो दीनदयाल अंत्योदय योजना थी, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन DAY-NRLM, ठीक है, इसके अंडर है ये, ठीक है। और इसका काम क्या है, मोबिलाइज करना 10 करोड़ वुमेन्स जो कि वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज रूरल हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना, उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना। और इसके अलावा इसमें आपकी ये जो वुमेन्स होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको लोन वगैरह मिलते हैं फिर इन ग्रुप्स से, ठीक है, तो इनको फिर ऐड करना संगठन से समृद्धि कैंपेन के अंडर, तो ये DAY-NRLM के अंडर ये आता है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड लीन स्कीम, लीन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, जल्दी से आंसर बताएं, इसके ऑप्शन देखें। तो MSME के मिनिस्ट्री जो है आपकी ये आपका लीन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। और आज की क्लास में 15 में से जनरल करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन हुए आपके वो आप देख लें, ठीक है। अब हम करेंगे 10 क्वेश्चन कोर्ट के। द टर्म आदम शनाख्त मीन, आदम शनाख्त की क्या मतलब होता है कोर्ट की टर्म्स में, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, पढ़ें और इसका सही आंसर बताएं। तो ऐसा पर्सन जो आपका आइडेंटिफाई हो, यहाँ पे अन लिखना था, ठीक है, मैंने यहाँ पे अन लिखना भूल गई हूँ। अ पर्सन हु इज अनआइडेंटिफाइड उसको बोलते हैं आप आदम शनाख्त, ठीक है। शनाख्त का मतलब होता है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आदम शनाख्त हो गया अनआइडेंटिफाइड, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं PDF में ऐड कर लूँगी। व्हेन वॉज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एस्टैब्लिश, ये आपकी कब एस्टैब्लिश की गई थी, NLSA। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आज की क्लास का, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो ये आपकी करी गई थी 9 नवंबर 1995। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी ऑफ इंडिया है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी इस स्टेट को। इसका पर्पस क्या होता है, आपको फ्री लीगल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो कि आपकी लोक अदालत ऑर्गेनाइज करके उनको फिर इस तरह का जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन, इस जो NLSA एक्ट है इसका जो सेक्शन 12 के अंदर
जो लिखा हुआ है कि कौन कौन इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स है जिनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, वो नालसा एक्ट के अंडर आपको ये सब डिफाइंड है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली लोक अदालत जो है भी ऑर्गेनाइज करी जाती हैं ताकि जो भी केसेस पेंडिंग है उनकी स्पीडी रेजोल्यूशन उनको मिले, फास्ट रेजोल्यूशन मिले, ठीक है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, वो आपके पेट्रॉन इन चीफ होते हैं नालसा के। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चीफ होते हैं नालसा के, और अगर हम सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं ना, सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है जो केसेस पेंडिंग है उसको फास्ट तरीके से डिस्पोज करा जाए ताकि जितना भी जुडिशरी के ऊपर बर्डन है वो कम हो। इसके अकॉर्डिंगली आपके जो है लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज होती हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। किस किस को फ्री लीगल सर्विसेज मिलती हैं वो इसमें आर्टिकल नंबर सेक्शन 12 के अंडर ये सब आपका मेंशन है। और इसके आपके हेड क्वार्टर्स हैं आपके न्यू दिल्ली में, ठीक है। और जुडिशली पेट्रॉन इन चीफ अभी हमारे कौन है, तो वो मैंने बताया आपको, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो वो हैं आपके भूषण रामकृष्ण गवाई। ये कौन है आपके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं, ठीक है, भूषण रामकृष्ण गवाई। और अगर हम बात करें लीगल अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर ये आपका नालसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना तलाशी का क्या मतलब होता है? ये आपके सामने ऑप्शंस, इसको पढ़ें और आंसर बताएं। खाना तलाशी का मतलब होता है आपका अ हाउस सर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा? जो मैंने अभी आपको ये चीज बताई है, इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एफ्लुएंट जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको प्रोवाइड करना, बिल्कुल भी नहीं। क्या सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे इसका फोकस है? नहीं। टू प्रमोट लीगल एजुकेशन? नहीं। इसका मतलब है कि हमने इंश्योर करना है कि जस्टिस सभी को आपकी एक्सेसिबल हो, ठीक है, ताकि हम जो भी लोग कैपेबल नहीं है सर्विसेज लेने की, लीगल सर्विसेज के लिए, उनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी सके, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जो कि मैं बताया जिसके अंडर आपका नालसा भी बना है, तो ये कौन से साल आपका इनेक्ट हुआ था? 85, 87, 90 या फिर 90? आज हुआ क्या, मैंने दो बार क्वेश्चन मैंने कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। इकबाल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इकबाल का क्या मतलब होता है? तो इकबाल मीन्स कन्फेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टिपिकली फैसिलिटेट्स द एडीआर प्रोसेस? कौन फैसिलिटेट करता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? तो उसके लिए क्या लॉयर करता है, जज करता है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल करता है? तो उसके लिए एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है जो कि बिल्कुल अनबायस होता है। तो इसकी बेसिस पे वो आपका कोर्ट के बाहर ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। Who is the current executive chairman of the National Services Authority? तो अब बताएं, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया आपको, अभी मैंने बताया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो होता है सेकंड सीनियर मोस्ट आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी जस्टिस संजीव रमन, ये है आपके सेकंड जस्टिस, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द तालुका कोर्ट इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम? के अकॉर्डिंगली आपका तालुका कोर्ट जो होता है ये आपका क्या होता है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तालुका कोर्ट जो होता है ये आपका सब ऑर्डिनेट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे होता है। और ये आपका अगर बात करें लोएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट होता है तालुका को हम तहसील कोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तहसील के जो कोर्ट्स होते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट के भी नीचे आते हैं, सब ऑर्डिनेट होते हैं उसके। और अगर हम बात करें इंडिया में टोटल 5650 तालुकास हैं, यानी कि तहसील कोर्ट हैं, ठीक है। और बस आपको ये भी पता रहे, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि तालुका कोर्ट, फिर इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये हाई कोर्ट वाला। विच टाइप ऑफ केसेस कैन लोक अदालत सेटल?
लोक अदालत किस तरह के केसेस को आपके सेटल करती है? तो ये आपके जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं कोर्ट में, या फिर प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट, मतलब आपके लिटिगेशन फाइल करने से पहले ही ये आपके सेटल कर देते हैं इन केसेस को। और जो भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग होते हैं, ताकि स्पीडी रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो जुडिशरी के ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो, तो इसी वजह से ये लोक अदालत भी बनाए गए हैं, ठीक है, नालसा एक्ट के अंडर। तो ऑप्शन 3 होगा आंसर। अब इंग्लिश के हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। He drove from Maharashtra dash Karnataka without stopping to rest. तो आप बताएं अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज आउट ऑफ द जॉब्स। तो इसमें बताएं क्या यूज होगा? टू वर्ड्स, फॉर, ओवर या फिर अगेंस्ट। तो बिल किसके लिए फाइट कर रहा था? अगेंस्ट हंटिंग, ठीक है। टू वर्ड्स क्या आएगा? इसकी तरफ थोड़ी कर रहा था, फॉर भी नहीं आएगा, ओवर भी नहीं आएगा, अगेंस्ट कर रहा था। तो उसकी वजह से इतनी कंपनीज को जॉब से बाहर निकलना पड़ा, ठीक है, तो बंद होगी। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वेलकम टू पार्ट एक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस आप देखिए और इसका सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आपका सही आंसर, ठीक है। तो पार्ट एक का मतलब होता है जब आप टू टेक पार्ट, ठीक है, टू टेक पार्ट ऑफ देयर लाइक रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पे इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। द फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डेकेड्स। तो जब भी आप किसी, मतलब जैसे कोई चीज़ बेचते हो, किस चीज़ के साथ आपका बिजनेस है, डील करते हो, तो उसके साथ हमेशा आपका इन प्रोपोजिशन यूज़ होता है, डीलिंग इन लग्जरी गुड्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे आपका आएगा डीलिंग इन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिनोनियम्स बताने हैं मुझे, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। ब्लैंड जो है इसका सिनोनियम क्या होता है? तो अगर हम बात करें ब्लैंड जो होता है, जो कि मतलब जिसका कोई स्वाद नहीं होता, ठीक है, बेस्वाद होता है, यानी कि टेस्टलेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल का क्या मतलब होता है? कि जिसको आप हरा नहीं पाते हो, ठीक है, इम्पॉसिबल टू डिफीट, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो ब्रेव होता है, जो आपका डिटर्मिन होता है, उसे आप बोलते हो इनडोमिटेबल। तो बाकी अब जैसे एफेबल जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि आपके फ्रेंडली होते हैं, उन्हें आप बोलते हो एफेबल, जिनसे आप आसानी से बात कर सकते हो, इजी टू टॉक। और जो हार्श लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। और जो कि अनकाइंड लोग होते हैं उन्हें बोलते हो हार्श, ठीक है। तो ये सारे आपको मीनिंग पता होने चाहिए। ब्लैंड आपको पता चल गया। नेक्स्ट, रिप्रीजल का क्या मतलब होता है? ये आपके सामने ऑप्शंस पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। रिप्रीजल का क्या मतलब होता है? कि पनिशमेंट, ठीक है, यानी कि आपने किसी से बदला लिया, ठीक है, जैसे कि आपके मिलिट्री वाले लोग होते हैं, तो एक दूसरे से बदला लेते हैं ना, फिर जो दूसरे ग्रुप वाले उनके साथ अगर कर लें कुछ गलत, तो फिर वो उनके साथ रिप्रीजल करते हैं, रिटेलिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिप्रीजल का मतलब बताना है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी सेम जो है, इंडोमिनेटेबल जो होता है ना, जिसको आप जीत नहीं पाते, अजय जो होते हैं, उसे आप बोलते हैं अनकंक्यूरेबल। तो हाइस्ट जो हीस्ट जो होता है, ये आप जैसे कि मान लो कोई चोरी वगैरह करते हो कहीं से, तो उसे आप बोलते हो बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ होती है उसकी आप जो चोरी करते हो, जैसे होता है ना, बोलते हैं ना सेंध लगाना, सेंध मारी, लूट पाट मचाना। और बाकी अभी जैसे कि अनइक्यूवोकल जो होता है, मतलब जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखेंगे। इनफॉर्मिटी जो होता है, इसका सिनोनियम्स जो है वो बताएं आप। तो इनफॉर्म है यानी कि वो फर्म नहीं है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, यानी कि जैसे कि आप ओल्ड एज में होते हो, तो आप क्या होते हो, बहुत ज़्यादा वीक होते हो बहुत टाइम से, तो उसे आप बोलते हो इनफॉर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये आप पढ़ें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई वंडर वट ही वॉन्ट्स ऑफ अस सेड क्विंट। क्विंट ने कहा। अब यहाँ पे देखो आप टेंस कौन सा यूज हो रहा है,
प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका यूज़ हो रहा है, तो ये आपका कन्वर्ट होगा तो ये पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वॉज वाला बिल्कुल नहीं यूज़ होगा। अब ये तीनों आप पढ़ें तो इसको, ये भी आपका कन्वर्ट आपका कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है आपको थर्ड फॉर्म ऑफ दिस, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, तो आप वो देखें। तो क्विंट क्विंट ने कहा दैट ही वंडर्ड वट ही वॉन्टेड ऑफ दैम। अस कन्वर्ट हो जाएगा दैम में, तो अस यहाँ पे अस है, इसी वजह से ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। दिनेश सेड आई वॉन्ट टू ईट अ गुड मैंगो वन ऑफ दीज डेज। अब यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि इंडेफिनिट है, तो इसको भी आप देखो और क्या इसका सही आंसर होगा। जो भी वांट्स वाला है ये आपका बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ यूज़ हो रही है वो देखो आप। यहाँ पे दीज डेज है, यहाँ पे भी दीज डेज है, ये भी एलिमिनेट, तो दीज का कन्वर्ट हो जाएगा दोज डेज में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यहाँ पे आपने ईडियम्स करने हैं, वो आपका सही बताना है, ठीक है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करना, हर एक एफर्ट्स लगा लेना। टू मेक अट मोस्ट एफर्ट्स का होता है इसका मतलब टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि आप कुछ ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी पहली बारी, तो मेरे लिए वो इम्पॉसिबल टास्क था। आज थोड़ा बहुत मैं ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब पे मैं कभी वीडियोस भी बना दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही ट्राई मार दी थी। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यही कर लिया था मैंने। शी कुड नेवर मेजर अप टू पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, तो ये एक ऐसा होता है कि जो हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम उनके लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकते। रीच द लेवल, तो वो नहीं पहुंच पाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हम सब पे लागू हो ही जाता है। ही डजेंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, तो यहाँ पे आप बताएं कि इसका अपने क्या आएगा। एक्टिव पैसिव, तो यहाँ पे आएगा ही डजन लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसको कन्वर्ट करो आप, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अब आपने इसका सिनोनियम बताना है। डेलिब्रेट डिविलिएट का क्या मतलब होता है, इसका आपको सिनोनियम बताना है। डिविलिएट का मतलब होता है कि जब आप किसी को वीक बनाते हो, किसी का माइंड वीक कर रहे हो, ठीक है, किसी को फिजिकली वीक कर रहे हो, मेंटली वीक कर रहे हो, उसे आप बोलते हो आप वीक करना। तो इसका आपका सिनोनियम होगा एनफीबल, तो इसका भी यही मतलब होता है कि आप जो है वीक बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें एमुलेट की, तो एमुलेट क्या होता है, ये ऐसे नेकलेसेस होते हैं या फिर रिंग वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आप जैसे करते हो ना कि आपको कोई बुरी नज़र ना लगे, ठीक है, आपकी रक्षा करे, उसके लिए आपके यूज़ किए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एब्रेजिव, अब्रेजिव होता है कि जैसे कि कोई रफ चीज़ होती है, ठीक है, तो उस पे जैसे स्क्रैच जैसा पड़ा हो वैसा टाइप का कुछ अब्रेजिव हो गया। तो सूद तो मतलब अच्छा होता है, ठीक है। तो बाकी ये सारे के सारे इसके बिल्कुल ही अलग से मीनिंग थे। एंड फीबल इसका था, यहाँ पे भी किसी को आप वीक बनाते हो, एंड फीबल, ठीक है। डेलिबिलेट हो गया माइंड या फिजिकली या मेंटली किसी को वीक बनाना। अब यहाँ पे हमने कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करने हैं। विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें टेलीफोनी हो गया, इंटरनेट, ईमेल प्रोटोकॉल, पोस्टल सर्विसेज या फैक्स मशीन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है। इंटरनेट भी चाहिए होता है आपको, ईमेल प्रोटोकॉल्स भी, जैसे कि आपका अगर बात करें सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये प्राइमरी टेक्नोलॉजी होती है जो आपकी मेल सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए आपकी यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें SMTP की, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की, तो ये आपकी एक तरह के TCP/IP प्रोटोकॉल होते हैं, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वो आपके ईमेल क्लाइंट को अलो करते हैं कि मेल सर्वर्स, ईमेल क्लाइंट
और आपके जो मेल सर्वर होते हैं वो उन दोनों को अलो करते हैं कि डेटा को एक्सचेंज कर सकें। और ये आपका एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होता है ईमेल डिलीवरी का, ठीक है, जो कि इनेबल करता है कि रिलायबल ईमेल कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल होता है, ये प्राइमरी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आपका बहुत सारे ईमेल क्लाइंट्स जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका जीमेल, ये मोस्टली कॉमन आपका ईमेल जो है इसमें से हम सेंड करते हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, एप्पल मेल हो गया, याहू मेल, ये सब आपका एसएमटीपी यूज़ आपका प्रोटोकॉल यही प्रोटोकॉल करते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोटोकॉल होते हैं ईमेल डिलीवरी के, जिसमें आपके आते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब आपके जो है ईमेल डिलीवरी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर? ये आपके सामने ऑप्शंस है, इसका सही आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर 5, यानी कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ये यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ये आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा आपके जो माइक्रो प्रोसेसर एक साथ आपके साइमल्टेनियसली जो है टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं और ये आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो कि आपकी पोर्टेबल भी होती है और इसका जो साइज़ होता है वो भी आपका स्मॉल साइज़ होता है। और फिफ्थ जनरेशन की अगर आपको एग्जांपल्स तो पता हो तो ये होती हैं आपकी, जैसे कि आपके डेस्कटॉप हो गए, आपके लैपटॉप हो गए, ठीक है, और उसके अलावा आपके टेबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल है, ठीक है। और अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो ये भी आपके माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन करे गए थे और ये डेवलप करे गए थे, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स के ऊपर बेस्ड थे। लेकिन अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो वेरी आपकी लार्ज स्केल ये आपकी फोर्थ जनरेशन की है और अल्ट्रा है ये आपकी फिफ्थ जनरेशन की है। तो फिफ्थ आपका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंस्टॉलिंग अ पेरिफेरल, क्या क्वेश्चन है, व्हेन इंस्टॉलिंग अ पेरिफेरल यू ऑल्सो यूजुअली नीड टू इंस्टॉल, तो आपको इसके लिए और क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? तो उसके लिए आपको कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जल्दी से बताइए। तो ये होगा आपका बेस 2, यानी कि कंप्यूटर्स क्या यूज़ करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बेस 2 ये आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो आप जो है कंप्यूटर्स जो ये यूज़ करते हैं ना आपका बाइनरी सिस्टम, यानी कि इसका मतलब होता है ओनली दो नंबर्स होते हैं, ये टू नंबर्स ओनली, 0 एंड 1। कोई भी क्वांटिटी जब ये रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर, तो ये आपकी 0 या फिर 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट आपका पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि आपका कंप्यूटर स्टोर कर सकता है, वो होता है आपका बिट। बिट का क्या मतलब होता है, बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो बाइनरी नंबर्स को फिर आप अलग दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि आपके टेक्स्ट हो गया, आपका इमेजेस हो गया, या फिर कुछ भी आपका स्क्रीन पे जो दिखता है टेक्स्ट या इमेजेस की फॉर्म में, वो आपका बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करके वो दिखता है। और बाइनरी सबका बेसिस है, ठीक है, जो भी बाइनरी कोड होते हैं उनका बेसिस होता है आपका बाइनरी। आपका कोई भी डेटा लिखने के लिए जैसे इंस्ट्रक्शंस होती है कंप्यूटर्स के लिए होती हैं, जो कि प्रोग्राम्स बनाए गए होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, तो वो सब आपके बाइनरी के बेसिस पे ही बनती है, ठीक है। फिर उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है उसमें, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। अ सिंगल बाइनरी डिजिट, उसको आप क्या बोलते हो, अभी मैंने जस्ट आपको ये बताया, ऑप्शन नंबर 4 होगा बिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंप्यूटर if a computer is constantly rebooting itself, what is the most commonly the problem? जल्दी से इसके ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए।
इसका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, आपका इनसफिशिएंट पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका कंप्यूटर बार बार अपने आप को रिबूट कर सकता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी थोड़े थोड़े रिलेट करते हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज एसएसई स्टैंड्स फॉर इन इंटेल्स एसएससी टेक्नोलॉजी में एसएससी का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म बतानी है आपने। तो ये होती है आपकी स्ट्रीमिंग सिम्ड एक्सटेंशंस, तो ये आप फुल फॉर्म इसकी याद रख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड टू रन स्पेल चेक इन एमएस वर्ड 2010, तो आपकी स्पेलिंग्स के लिए कौन सी आपकी शॉर्टकट की होती है, फंक्शनल की, तो ये होती है आपकी F7। ठीक है, स्पेलिंग्स एंड थेजर्स जो होते हैं इसके लिए आपके यूज होती हैं, तो ये होती है आपकी हेल्प के लिए। अब ये है जो आपकी F3 होती है गो टू टैब में जाने के लिए, या फिर जो कि फाइंड एंड रिप्लेस विंडो में जाने के लिए। ये आपकी होती है F5 यूज। F3 आपके लिए होती है सर्च करने के लिए। ठीक है, ये सर्च ऑप्शन, अगर आपको सर्च ऑप्शन ओपन करना होता है तो आप F3 जो है किसी भी एक्टिव एप्लीकेशन पे प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये आपका वहाँ पे ओपन हो जाएगा। विच मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर इज मोस्ट पॉपुलर आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से कौन सा मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर जो है काफ़ी ज़्यादा आपका पॉपुलर है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होता। आसस जो है ये आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज में। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज फास्टर फ्रॉम, तो ये आपका आज का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप सबने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बाकी मैं आपको इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका ये होमवर्क होगा आज का। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। ठीक है, और जो भी बच्चे आज नए आए हुए हैं, ठीक है, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बाकी आज जो है 31 दिसंबर है। ठीक है, आज के दिन जो है आपका 2024 भी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। किसी की लाइफ में ये बहुत अच्छा रहा, किसी की लाइफ में बहुत बुरा रहा। जो जो भी अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी जो है एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए तो स्ट्रगलिंग ही है। और लेकिन मैं आज जो है आप सबको यही प्रे करूँगी कि आप सब जो है 2025 में जिस भी फील्ड के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसमें कामयाब हो। ठीक है, और 2025 सभी के लिए बहुत अच्छा है। दैट आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बाकी आप भी अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, भगवान जो है ज़रूर आपका साथ देंगे। और इसी के साथ आज का जो हमारा लास्ट लेक्चर था हमारा 2024 का, वो ख़त्म होगा। कल के साथ हम न्यू एनर्जी के साथ नए साल में नए लेक्चर्स लेके आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, ताकि इस साल जो भी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनको जॉब मिले। ठीक है, तो बाकी अपनी दुआओं में मुझे भी याद रख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको 2025 में। आज जो है आज के लिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 10-10 बच्चों को ये क्लास शेयर करें, ताकि 2025 में हमारा चैनल बहुत आगे जाए हमारे JNK में। ठीक है, तो चलिए फिर ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।